सर इसमें मतलब 1 से स्टार्ट होगा एम की यस, वैल्यू। इसमें m 1 से स्टार्ट होगा। तो इसमें ये भी बोल सकते हैं m इज रियल नंबर। नहीं, रियल नंबर बोलने से तो गड़बड़ हो जाएगी इधर। हाँ, यहाँ पर प्लस माइनस लगाकर हम m इक्वल टू m इज अ रियल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है, या नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अच्छा, और कोई? तो हमें कंडीशंस याद रखनी है। ई साइन थीटा इक्वल टू एम लेमडा फॉर मिनिमा, ई साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम प्लस हाफ लेमडा फॉर मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, एंड थीटा इक्वल टू 0 और अल्फा इक्वल टू 0 फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमा। अच्छा, अगर ऐसा ठीक है, क्लियर है, तो थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो अब हमने बात कर ली थी मैक्सिमाज की, एंड दिस इज द इंटेंसिटी। ठीक, तो प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी क्या होगी, जिसके लिए हमने पहले से ही मालूम कर लिया था, एट अल्फा इक्वल टू 0 वॉट एवर इंटेंसिटी इज, दैट इज ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो अल्फा इक्वल टू 0 पर साइन अल्फा अपॉन अल्फा वाज 1, सो द इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा इज आई नॉट, विच इज द इंसिडेंट इंटेंसिटी। अच्छा, अब अगर मैक्सिमास जो अदर मैक्सिमास हैं, सेकेंडरी मैक्सिमास हैं, उनके बारे में बात करें तो अल्फा की वैल्यू पुट करते जाएंगे, विच इज 3π/2, 5π/2, 7π/2, बस पुट करते जाएं और हमें इंटेंसिटी मिलती जाएंगी। तो चलो हम वो इंटेंसिटी देखते हैं। तो जो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है उसके लिए 3π/2 रखा और इंटेंसिटी देखी सॉल्व करके, दैट इज I0/22। जो प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी है उसका 22nd पार्ट। और अगर नेक्स्ट पे जाते हैं, दैट इज I0/62, रफली 61.5, I3 I0/121। तो इस तरह से इंटेंसिटी बड़ी तेजी से कम होती है सेकेंडरी मैक्सिमास की, एंड दिस प्रूव्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ द मैक्सिमास आर नॉट इक्वल। ठीक है। अच्छा, अब अगर इनका रेशो देखें किस रेशो से कम होती है, दैट इज 1/22, 1/63, 62। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ जब हम इसकी बात करते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा की, तब अदर मैक्सिमा बहुत डल होती हैं। अच्छा, ये है एक्स एक्सिस पर यहाँ पर अल्फा है, वाई एक्सिस पर इंटेंसिटी है, एंड दिस इज द प्रिंसिपल इंटेंसिटी, प्रिंसिपल मैक्सिमा। ठीक। अच्छा, उसके बाद π/2 यहाँ कहीं होता जिस पर हमें कुछ नहीं मिलता, ना मैक्सिमा ना मिनिमा। पाई पर मिनिमा है, देन मैक्सिमा 3π/2 पर, देन मिनिमा, देन मैक्सिमा, देन मिनिमा, देन मैक्सिमा। ठीक है, क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? नहीं? सर, हाँ, जैसे पिछली बार हमने मतलब जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, तो उससे पहले जब हमने देखा था तो सिर्फ पाइप पे पूरी रोशनी थी, मतलब ब्राइट था। ठीक सामने, ठीक सेंटर पे देखो, यहाँ पर जो स्लिट होगी, स्लिट इतनी डिस्टेंस पर होगी, यहाँ स्लिट होगी सेंटर पे। ठीक है, क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 यहाँ पर है तो स्लिट यहाँ पर है। उसके ठीक सामने मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब प्रिंसिपल मैक्सिमा, उसके बाद मिनिमा और मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा। हाँ, अब बोलो। मैंने बाय चांस बीच में रोक दिया, मुझे ऐसा लगा तो। नहीं, कुछ नहीं सर। ठीक है, क्लियर है ना? यस सर। ओके, तो अब हम इसके बारे में और बात करते हैं, इससे क्या क्या रिजल्ट निकल सकते हैं। तो देखो, ऐसा था जो तुमने अभी क्वेश्चन किया था, जो मैंने बोला वो ये था कि दिस इज द सर, एक सेकंड पिछली स्लाइड पे कर दीजिए। 1 मिनट, ये सर थोड़ी देर बस। थोड़ी देर, ठीक है। वैसे काम कर सकते हो, LMS से उसे डाउनलोड करके रखा करो, और अगर मोबाइल पे अटेंड कर रहे हो तो लैपटॉप पे उसे रन करा लिया, और लैपटॉप पे व्यू कर रहे हो तो मोबाइल पे रन करा लिया, है ना? तो इससे हो गया थोड़ी सर, जल्दी हो हो जाती गया, है। इवन मैं भी ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, चलो। हो गया ओके, सर। तो हमारे पास दिस इज द स्लेट ऑफ विथ ई, और उसके ठीक सामने हमें प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलेगा, देन मिनिमास, एंड दीज आर द वैल्यूज ऑफ अल्फा। ठीक, अल्फा अकॉर्डिंगली व्हाट द थीटा। तो अच्छा, अब थोड़े आगे बढ़े हैं। अगर हम ये बात करें कि ये डिस्टेंस हमने जनरली क्या रखी थी, हमने लेंस यहाँ रखा था एज ए टू द स्लिट, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को f सपोज किया था। हाँ, f इज द डिस्टेंस ऑफ द स्लिट फ्रॉम द स्क्रीन। अगर हम ये बात करें कि स्क्रीन पर ये डिस्टेंसेस क्या 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 होंगे, तो वो बात करते हैं अब। तो सपोज दिस इज द प्रिंसिपल लाइन, और इससे थीटा एंगल पर पहली मिनिमा मिलती है,
मैंने पहले ही बोला था मिनिमाज आर ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस इन सिंगल स्लिट। ठीक, तो चलो मिनिमा की बात करते हैं। सपोज ये मिनिमा इस प्रिंसिपल पॉइंट से, ठीक सामने वाले पॉइंट से z डिस्टेंस पर है, तो z इक्वल टू 0 सपोज करेंगे यहाँ पर। अगर इसे x बोल रहे हैं तो x इक्वल टू 0 सपोज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हमें ये z मालूम करना है फॉर एवरी मिनिमा और मैक्सिमा। तो चलो सपोज दिस इज थीटा, ठीक है, इसके लिए अल्फा इक्वल टू पाई के लिए, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि ये थीटा बहुत कम होने वाला है, क्योंकि ये f इज वेरी लार्ज डिस्टेंस, तो थीटा कैन बी रिटन एज tan थीटा और sin थीटा और z अपॉन f। Am I right? सर Yes sir. Okay. तो मैंने इससे पहले बोला कि क्योंकि स्क्रीन एक बहुत लार्ज डिस्टेंस पर है, तो थीटा फॉर एनी मिनिमा और मैक्सिमा कैन बी रिटन एज sin थीटा और tan थीटा, क्योंकि थीटा बहुत छोटा होगा। ठीक है, और तब इस थीटा को लिखा जा सकता है z अपॉन f। सही है ना? गलत तो नहीं बोला मैंने कुछ? नोट करते रहा करो। अर्श? यस सर। ओके, ठीक। तो अब अगर हम कंडीशंस फाइंड करें फॉर मिनिमा, द कंडीशन इज e sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा, वेयर दिस sin थीटा कैन बी रिटन एज थीटा सिंपली, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है, और उस थीटा को z अपॉन f पुट कर सकते हैं। f इज द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट, तो इसे लिखा जा सकता है e sin थीटा इक्वल टू e थीटा इक्वल टू m लैम्डा, और सिंपली z इक्वल टू m f लैम्डा बाय e। e ट्रांसफर हो जाएगा और थीटा की जगह पे z अपॉन f लिखेंगे, f भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो मिनिमा के लिए कंडीशन हमारे पास आएगी z इज इक्वल टू, फॉर मिनिमा z इज इक्वल टू m f लैम्डा बाय e। इसी तरह से मैक्सिमा के लिए कंडीशन ये होती है, तो m को m प्लस हाफ से रिप्लेस कर देंगे सिंपली। सो दीज आर द डिस्टेंसेस ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा फ्रॉम द सेंटर पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से हम ये डिस्टेंसेस भी मेजर कर सकते हैं, और या फिर स्क्रीन पर हम ये डिस्टेंसेस मेजर करके e की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या फिर लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या फिर जो भी अननोन है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम कुछ और फैक्ट्स का यूज करें, तो और या फिर इसकी एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन की बात तो होगी, जो भी अननोन है वो मालूम कर सकते हैं। अगर हम एक फैक्ट की बात करें जो हमने बहुत पहले डिस्कस किया था कि E शुड बी ऑफ अ फाइनाइट विथ। ठीक है, ये फाइनाइट होना चाहिए, ठीक, और इसकी वैल्यू इन्फाइनाइटली स्मॉल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत छोटी हुई तो हमें डिफ्रैक्शन नहीं मिलेगा। कैसे कहा था, चलो वो देखते हैं। वो ये कि सपोज ये हमारी कंडीशन थी, z की वैल्यूज निकाल के ये पुट कर दी हैं। z इज इक्वल टू फॉर द मिनिमास f लैम्डा बाय e, 2f लैम्डा बाय e, क्या था वो, mf लैम्डा बाय e था। इसी तरह से मैक्सिमास के लिए, सेकेंडरी मैक्सिमास के लिए m प्लस हाफ लैम्डा बाय 2 था, तो वो था 2f लैम्डा बाय e, वो क्या कहते हैं 3f लैम्डा बाय e, हाँ, एंड 5f लैम्डा बाय 2e। तो बस जैसे जैसे इसका हाफ बढ़ता जाएगा, मिनिमा मैक्सिमा में कन्वर्ट होती जाएगी, मैक्सिमा मिनिमा में कन्वर्ट होती जाएगी। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड दीज आर द वैल्यूज ऑफ z। ठीक, अच्छा, कंडीशन ये थी हमारी, और इसमें ये साइन थीटा है, साइन थीटा का मल्टीप्लाई e से हो रहा है, और साइन थीटा कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता, हमेशा कम होता है जनरली, मींस e इज सर्टेनली ग्रेटर देन लैम्डा। तो ये कंडीशन हमेशा तभी सेटिस्फाई होगी जब e लैम्डा से ज्यादा हो, अदरवाइज डिफ्रैक्शन पैटर्न्स विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड। तो यहाँ से हम ये प्रूव भी कर सकते हैं कि ये जो e है, e फाइनाइट विड्थ की होनी चाहिए, स्मॉल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, और एप्लीकेशन की बात हमने पहले कर ली। तो यहाँ पर तुम्हारा जो सिंगल स्लिट है, सिंगल स्लिट के बारे में डिस्कशन कंप्लीट होता है। अगर कुछ इसमें छोटा हो तो बताओ, कुछ बचा हो, वो कुछ पूछना हो तो बताओ। सो दीज आर ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ सिंगल स्लिट। ठीक, इसमें इंटेंसिटी इज दिस, वेयर अल्फा इज दिस, प्रिंसिपल मैक्सिमा थीटा इक्वल टू 0 और अल्फा इक्वल टू 0 पर, मिनिमास के लिए e sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा और अल्फा इक्वल टू m पाई, सेकेंडरी मैक्सिमास के लिए दीज आर द कंडीशन, एंड
the position of mth minima and maxima are given by these equation, m lambda f by e, m plus half lambda f by e. ठीक है, क्लियर? हाँ मनन कुछ बोला? सर ई फाइनाइट लेंथ का होना चाहिए, ये फिर से बता दीजिए एक बार। हाँ देखो, ई साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा, ये हमारी कंडीशन थी, ठीक। अच्छा, इसमें मिनिमम एम की वैल्यू 1 हो सकती है, ठीक। अच्छा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1, ठीक। लेकिन जनरली साइन थीटा की ये वाली वैल्यूज लेंगे, उनमें 1 तो नहीं हो सकती। 90 डिग्री पर तो कोई फ्रिंज नहीं मिलेगी, यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो हमें जनरली कंडीशन यहाँ मिलती हैं और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम ही रहती है। मीन्स साइन थीटा विल ऑलवेज बी लेस देन 1 इन दिस स्टेट, ठीक। तो ये जो हमारे कंडीशन है, इसमें साइन थीटा हमेशा 1 से कम है। लेकिन e इंटू साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा ऑलवेज, ये तभी हो सकता है जब e की वैल्यू लैम्डा से ज्यादा हो, अदरवाइज नहीं हो सकता। सपोज e की वैल्यू लैम्डा से कम है तो साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा का मल्टीप्लाई हुआ और कम हो गया, और m की मिनिमम वैल्यू हमने 1 रखी, उससे कम तो रख ही नहीं सकते, तो भी ये लैम्डा है तो इक्वल नहीं हो सकते। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, इसके लिए जरूरी है कि e लैम्डा से कम हो, वो ज्यादा हो, हमेशा ज्यादा हो, अदरवाइज ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगी और डिफ्रैक्शन भी शो नहीं होगा। ओके सर। ठीक, भूमिका तुम पूछ रही थी कुछ? सर कुछ नहीं, बस ये लास्ट स्लाइड ही देखनी थी। अच्छा, ओके, सो दीज आर द these were all the formulas for single slit Fraunhofer diffraction। और हम बात करते हैं सेकंड स्लिट। अगर हमारे पास दो स्लिट्स होती हैं तो क्या होगा, ठीक। अगर हमारे पास 2 स्लिट्स होती हैं, वन स्लिट इज हियर ऑफ विथ E और सेकंड स्लिट एट दिस पॉइंट ऑफ विथ E एंड द स्पेसिंग बिटवीन दीज 2 स्लिट्स इज D, तब क्या होगा, तब हमें पैटर्न कैसा मिलेगा? अच्छा, इससे पहले हम ये तो बात कर ही चुके हैं, अगर सिंगल स्लिट होती तो यहाँ पर हमें पैटर्न कैसा मिलता? यहाँ पर एक इस तरह की वेव पहुंचती जिसका एम्पलीट्यूड R sin अल्फा अपॉन अल्फा होता, ठीक। ये वाली स्लिट है, इस केवल ये स्लिट जब डिफ्रेक्ट करती है लाइट को तो यहाँ पे ऐसी इंटेंसिटी पहुंचती है या फिर ऐसी लाइट पहुंचती है, लाइट वेव, जिसका फेज डिफरेंस जो भी हो लेकिन एम्पलीट्यूड इतना होता है। अच्छा, ये भी वैसी स्लिट है, आइडेंटिकल, दोनों की विथ सेम है, सेम लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ से भी ऐसी लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट करेगी, पहुंचेगी स्क्रीन पर, जिसका एम्पलीट्यूड ये होगा, ठीक। क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, डी की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं, ठीक, फाइनाइट ही रहती है, तो और ये स्पेसिंग बहुत ज्यादा है स्क्रीन की स्लिट से, तो दोनों के लिए किसी एक ही पॉइंट, फिक्स पॉइंट पर अल्फा की वैल्यू तो सेम ली जा सकती है, हम मान सकते हैं कि दोनों के लिए थीटा सेम है। तो अब कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ऐसी होगी कि यहाँ से एक लाइट रे और यहाँ से वैसी ही लाइट रे, दोनों लाइट रेज यहाँ पर इंसिडेंट कर रही हैं और इंटरफेयर कर रही हैं, मींस डिफ्रैक्शन के साथ साथ अब इंटरफेरेंस भी होगा, ठीक है, क्योंकि इंटरफेरेंस कभी भी हो सकता है, फाइनाइट विथ की स्लिट हो या इनफाइनाइटली स्मॉल विथ वाली स्लिट हो, बस डिफ्रैक्शन में ही कंडीशन थी कि फाइनाइट होनी चाहिए। तो अब क्या करें, हम देखते हैं कैसे होगा इसका। हम इन दोनों का फेज डिफरेंस निकाल कर सिंपली दोनों को ऐड करना पड़ेगा, दोनों के एम्पलीट्यूड्स को, ठीक, वेक्टोरियली, जैसे हमने पहले किया था। पहले हमने n नंबर ऑफ लाइट रेज के एम्पलीट्यूड्स को ऐड किया था वेक्टोरियली, अब यहाँ पे केवल 2 लाइट रेज के एम्पलीट्यूड्स को वेक्टोरियली ऐड करेंगे और दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा r। अच्छा, उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी कि इस स्लिट के सेंटर से इस स्लिट के सेंटर तक की डिस्टेंस क्या है, तो दैट मस्ट बी E प्लस डी। आई थिंक ये क्लियर है, E प्लस डी क्यों होगा? इस स्लिट के सेंटर से इस स्लिट के सेंटर तक की डिस्टेंस E प्लस डी है, वेयर E इज द विड्थ ऑफ ईच स्लिट एंड D इज द स्पेसिंग बिटवीन 2 स्लिट्स। हाँ, तो कैसे निकालें? तो सिंपली हम डेल्टा फाइंड करते हैं, मतलब वही फेज डिफरेंस जैसे हमने फाइंड किया था। फेज डिफरेंस के लिए हमें पाथ डिफरेंस मालूम करना होता है, ठीक, और पाथ डिफरेंस के लिए हमने क्या किया, पहली वाली स्लिट से निकलने वाली लाइट जो थी उससे, उस वाली स्लिट से सेकंड स्लिट वाली ये लाइन, इस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक, एंड दिस मस्ट बी द डिफ्रेक्टेड वेव फ्रंट और पाथ डिफरेंस शुड बी दिस डिस्टेंस h2k, और ये डिस्टेंस होनी कितनी चाहिए? अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, एंड दिस डिस्टेंस इज E प्लस डी, तो h2k इज E प्लस डी साइन थीटा, ठीक। कहीं मैं जल्दी बोल जाऊं तो रोक देना। तो h2k इज E प्लस डी साइन थीटा, सो दिस इज द पाथ डिफरेंस, और उसमें 2 पाई बाय लैम्डा का मल्टीप्लाई किया एंड वी गॉट द फेज डिफरेंस बिटवीन
2 लाइट रेज और 2 डिफ्रेक्टेड लाइट रेज फ्रॉम आइडेंटिकल स्लिट्स। बस अब तो लाइफ आसान है, हमारे पास 2 वेव्स हैं, दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस इतना है, बस दोनों के इंटरफेरेंस पैटर्न को सॉल्व करना है या फिर वेक्टोरियली इस r को ऐड करना है। 2 वेक्टर्स सेम एम्पलीट्यूड r के हैं और इन दोनों के बीच का एंगल ये डेल्टा है, बस रिजल्टेंट क्या आएगा, दैट विल बी द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट द स्क्रीन। ठीक है, क्लियर? कबीर यस सर, यस सर, ओके यस सर। तो अब आगे चलते हैं, यही वेक्टर एडिशन ही कर लेते हैं। तो वेक्टर एडिशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ये, ठीक है, ये ऐसे ही 2 वेक्टर्स को ऐड करते थे जिनके बीच का एंगल डेल्टा है और इनके एम्पलीट्यूड्स r1 और r2 है मैग्नीट्यूड्स। यहाँ पे r1 और r2 दोनों सेम होंगे विच इज a नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा। तो दोनों को ऐड किया तो ये कंडीशन आई हमारे पास, और इसमें 1 प्लस कॉस डेल्टा को लिखा जा सकता है क्या, कॉस स्क्वायर डेल्टा बाय 2, am I right? Yes, sir. मैंने 2 को छोड़ दिया, 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा बाय 2, ठीक, और डेल्टा बाय 2 को हमने लिख दिया बीटा फॉर सिंपलिसिटी सिंपली, ठीक। तो डेल्टा बाय 2 इज बीटा और बीटा आ गया यहाँ। सो दिस इज द इंटेंसिटी एट द स्क्रीन ड्यू टू डबल स्लिट्स, ठीक। इसमें अब अल्फा भी आ रहा है, अल्फा क्यों है, अल्फा का रीजन है क्योंकि इंडिविजुअल स्लिट से डिफ्रेक्ट हो रही है लाइट, और कॉस स्क्वायर बीटा के रीजन क्या था, क्योंकि इंटरफेरेंस हो रहा था। सो दिस कॉस स्क्वायर बीटा ये इंटरफेरेंस टर्म हुई और ये वाली टर्म डिफ्रैक्शन टर्म हुई। लेकिन यहाँ के लिए अल्फा तो कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया, किसी एक पर्टिकुलर थीटा के लिए अल्फा फिक्स है, ठीक। तो डिफरेंट पोजीशंस के लिए इंटेंसिटी के लिए ये बीटा रेस्पॉन्सिबल है, ठीक। ये बीटा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटेंसिटी वेरिएशन एट द स्क्रीन। तो इसलिए हम अब यहाँ पर हम जो भी बात करेंगे वो बीटा के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, ठीक। तो अल्फा क्योंकि इन दोनों स्लिट्स के लिए इनके डिफ्रैक्शन पर ही डिपेंड कर रहा था, इसलिए इसे हम डिफ्रैक्शन तक छोड़ते हैं। तो अब लेकिन पैटर्न तो इसके थ्रू भी आएगा और इसके थ्रू भी आएगा। फिलहाल हम मैक्सिमम और मिनिमा की बात करते हैं, ठीक। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ मिलेगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी तब मिलेगी जब कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और मिनिमम तब मिलेगी जब इसकी वैल्यू मिनिमम होगी। तो सिंपली मैक्सिमा इज वेयर कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, और ये हो सकता है जब बीटा इक्वल टू प्लस माइनस n पाए, वहां पे हमने m रखा था, यहाँ n रखा है, ठीक। तो ये कंडीशन बनती है e प्लस टी साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा, ठीक। याद है तुम्हें वो सिंगल स्लिट के केस में ये मिनिमा की कंडीशन थी इस तरह की, e साइन थीटा इक्वल टू m लैम्डा वाज द कंडीशन फॉर मिनिमा ड्यू टू सिंगल स्लिट, लेकिन यहाँ पर ये मैक्सिमा की स्लिट कंडीशन है। तो ये ध्यान रखना, ये रिवर्स है, यहाँ n लैम्डा, यहाँ m लैम्डा, और चेंज क्या। हाँ हाँ सर, आपने कहा था कि अभी कि अल्फा कांस्टेंट रहेगा और बीटा वेरी करेगा। हाँ, ये अल्फा एक्चुअली अल्फा इज डिफ्रैक्शन टर्म, और उसे हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं इसके केस में, आर निकालने के केस में। तो जो भी वेरिएशन है अल्फा के, अल्फा वाला, वो इन दोनों के एडिशन के थ्रू आ चुका है, इसलिए हमने कॉस स्क्वायर बीटा को रखा। बीटा इसमें चेंज हो रहा है जनरली, ठीक है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू इन अलग अलग स्लिट्स पर डिपेंड कर रही है, ठीक, और बीटा की वैल्यू एग्जैक्टली इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड कर रही है। और हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कॉम्बिनेशन के थ्रू इंटेंसिटी क्या है, एक ये भी तरीका हो सकता है समझने का, ठीक। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों के इंटरफेरेंस के थ्रू इंटेंसिटी का वेरिएशन क्या है, इसलिए हम बीटा की बात करते हैं जनरली, अल्फा की बात हम नहीं करते यहाँ पर। हाँ, अल्फा की बात डेफिनेटली करेंगे, लेकिन इंटेंसिटी मैक्सिमा और मिनिमा के लिए नहीं कर रहे, ठीक, अभी करनी है बाद में अल्फा और अल्फा की भी, ठीक है। यस सर। अच्छा, तो अब मिनिमा की कंडीशन इज दिस, मैक्सिमा कंडीशन इज दिस, ठीक, e प्लस टी साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा। कैसे निकाला, cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू इधर 1 मैक्सिमम वैल्यू और 0 मिनिमम वैल्यू, ठीक है। कुछ कोई और क्वेश्चन तो नहीं। अच्छा, अब हम बात करते हैं दोनों की कि पैटर्न कैसा होगा। तो इंटेंसिटी तो ऐसी थी, इसमें से साइन अल्फा अपॉन अल्फा डिफ्रैक्शन पैटर्न है, और वो हम पहले से ही देख चुके हैं उसका पैटर्न आता कैसा है, इस तरह का आता है, सिंगल स्लिट वाला, हमारा इसी तरह ऐसा ही था ना, एक्स एक्सिस पर अल्फा की वैल्यू चेंज हो रही थी, वाई एक्सिस पर इंटेंसिटी थी। अच्छा,
और वो कॉस स्क्वायर बीटा, ये इंटरफेरेंस टर्म है। इसकी वैल्यू कैसे आती है, इसे इस तरह से प्लॉट किया जाता है, सिंपली कॉस, तो कॉस का फंक्शन है ये तो। लेकिन एक बात और, अल्फा और बीटा, अल्फा की वैल्यू है पाई बाय लैम्डा ई साइन थीटा, और यहाँ पर ई प्लस डी हो गया है, और जनरली ये डी इज मल्टीपल टाइम्स ऑफ ई। तो इनमें से बड़ा कौन सा हुआ, अल्फा या बीटा? या गौरव बताओ। सर बीटा। एग्जैक्टली। तो फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ थीटा, बीटा विल बी ऑलवेज ग्रेटर, एंड सो जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाते जाते हैं, बीटा की वैल्यू बड़ी तेजी से इंक्रीज करती है विद रेस्पेक्ट टू अल्फा। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू जब तक पाई पहुंचेगी, तब तक बीटा की वैल्यू मल्टीपल टाइम्स पाई पहुंच चुकी होगी, या पाई बाय 2 पहुंच चुकी होगी। और इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में कॉस बीटा की वैल्यू बहुत बार 0 हो चुकी होगी। तो ये पैटर्न इस तरह का आया होगा, ठीक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अभी 0 पहुंच पाई है साइन अल्फा अपन अल्फा वाली, और ये कॉस बीटा वाला बहुत बार 0 हो गया। और यहाँ पे टोटल इंटेंसिटी क्या है, फाइनल इंटेंसिटी इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू। तो अगर दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमें पैटर्न मिलेगा ये, ठीक। यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी। उसके बाद जैसे 0 हुआ तो कुछ भी इंटेंसिटी रहे वो तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ के लिए 0 हुआ, फिर यहाँ के लिए 0 हुआ। ये कांस्टेंट थे, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई जिन नंबर से हो रहा है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है, तो ये भी डिक्रीज होता जा रहा है। तो फाइनल जो पैटर्न मिलेगा हमें ये वाला मिलेगा, ठीक। यहाँ पे 0, जब ये 0 है तो ये कुछ भी वैल्यू रहे यहाँ पे, ये तो 0 ही रहेगा। इसका मतलब जो डबल स्लिट के थ्रू इंटेंसिटी पैटर्न मिलता है वो ऐसा होता है कि उसमें एक एनवलप, एक ग्रेटर बड़ा वाला एनवलप होता है, बिगर एनवलप, ड्यू टू डिफ्रैक्शन पैटर्न, एंड उसके अंदर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न्स मिलते हैं, ठीक है। ये क्लियर है वाली बात जो मैंने अभी बोली। हमें एक एनवलप मिलता है, डिफ्रैक्शन एनवलप मिलता है, उसके बाद हमें इंटरफेरेंस पैटर्न्स मिलते हैं। थोड़ा और क्लियर होगा अभी, चलो एक एग्जांपल देखते हैं, तब अभी क्लियर होगा कैसे। ये एग्जांपल जो है ये 650 नैनोमीटर की लेजर लाइट का डिफ्रैक्शन पैटर्न है, जिसे डबल स्लिट से डिफ्रैक्ट किया था। हर एक स्लिट की जो विड्थ थी वो 3 माइक्रोमीटर थी, और दोनों के बीच की डिस्टेंस 15 माइक्रोमीटर थी। तो इस तरह का पैटर्न मिला, ठीक। इसमें यहाँ पे इंटेंसिटी 0, ये इंटेंसिटी का वेरिएशन, यहाँ वेरिएशन, यहाँ वेरिएशन, और उसे अगर ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वो ये है, ठीक। सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी, उसके बाद कम कम, और यहाँ 0, फिर से बढ़ी, फिर से डिक्रीज हुई, फिर से बढ़ी, फिर से डिक्रीज हुई, ठीक। तो ये पैटर्न है, इसमें ये है एनवलप ऑफ डिफ्रैक्शन, एंड दीज आर द इंटरफेरेंस पैटर्न्स, और ये है इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसमें डिफ्रैक्शन एनवलप की बात करें तो डिफ्रैक्शन एनवलप क्या होता है, साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर, यही था जिसका मल्टीप्लाई हुआ था, वेयर अल्फा इज दिस थिंग। और उसमें मिनिमास कहाँ मिले थे और मैक्सिमास कहाँ मिले थे, जहां पर m पाए था अल्फा की वैल्यू, वहां पे हमें मिनिमा मिला था, m प्लस हाफ पाई थी, वहां पे मैक्सिमा मिला था, सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक। अच्छा, अगर हम इनकी बात करें, ये वाले इंटरफेरेंस पैटर्न्स, ये कॉस स्क्वायर बीटा के थ्रू मिल रहे हैं, ठीक, वेयर बीटा इज दिस थिंग, ठीक। और बीटा की वैल्यू जब मैक्सिमा के लिए n पाए है और मिनिमा के लिए n प्लस हाफ पाए है, क्लियरली n मस्ट बी ग्रेटर देन m, n ज्यादा होना चाहिए, ठीक। n की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ 2 हुई, यहाँ 3 हुई, यहाँ 4 हुई, इस तरह से बढ़ती जा रही है, और यहाँ तक m की वैल्यू अभी 1 हो पाई है बस। तो n इज ऑलवेज ग्रेटर देन m। इस फिगर को देखो, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना, सब ऑब्वियस चीजें ही हैं। इज इट क्लियर? सर ये लास्ट में n और m वाला करवाया था, वो दोबारा हाँ देखो, ये n और ये n कैसे आए, देखो इससे पहले हमने मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन सॉल्व कर ली थी फॉर 2 स्लिट्स, और उसमें हमने बीटा को जब n पाए रखा था तब हमें मैक्सिमम मिला था, क्योंकि तभी कॉस स्क्वायर बीटा मैक्सिमम होता है। ऐसे ही जब बीटा को n प्लस हाफ पाए रखा था तब मिनिमम मिला था, क्योंकि तब कॉस स्क्वायर बीटा 0 होता है। तो ये कंडीशन थी, ठीक। कहाँ गई वो कंडीशंस, पीछे थी, यस ये थी कंडीशंस, है ना। पाई वो बीटा इक्वल टू n पाई फॉर मैक्सिमा, बीटा इक्वल टू n प्लस हाफ पाई फॉर मिनिमम, ठीक, जो कि रिवर्स थी उसके आगे। ठीक है।
तो बस वहां से हमने ये रखा है। तो ये वाला जो फिगर है इसे ध्यान रखना, ठीक। आंखों में इसकी पिक्चर खींचो, और एम पाई इक्वल टू, जब अल्फा की वैल्यू एम पाई है तब मिनिमा, और बीटा की वैल्यू एन पाई है तब मैक्सिमम, एंड दिस इज द एनवलप, डिफ्रैक्शन एनवलप। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब उसमें होता ये है कि सपोज ये था हमारा पैटर्न, हाफ पैटर्न दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये था डिफ्रैक्शन पैटर्न, ये था इंटरफेरेंस पैटर्न, ये दोनों का मल्टीप्लाई था। अच्छा, अब अगर ये मिनिमा है ड्यू टू सिंगल स्लिट या फिर ड्यू टू डिफ्रैक्शन, अब इसके साथ साथ इसी थीटा पर अगर कॉस स्क्वायर बीटा के थ्रू हमें मैक्सिमम मिलने लगे तो क्या होगा? कुछ नहीं, दोनों का मल्टीप्लाई तो जीरो ही देना है क्योंकि ये जीरो है। तो उस केस में जो हमें यहाँ पे पैटर्न मिल रहा होगा उसमें से इसके करस्पॉन्डिंग जो भी पैटर्न होगा वो मिस हो जाएगा, एंड दीज आर नोन एज मिसिंग पैटर्न्स, ठीक है। तो कुछ फ्रिंजेस मिस हो जाती हैं, इसमें मिसिंग फ्रिंजेस मिलती हैं। क्यों? क्योंकि जिस एंगल पर थीटा की जिस वैल्यू पर इंटरफेरेंस के थ्रू मैक्सिमम मिलना था, डिफ्रैक्शन के थ्रू वहां पे मिनिमम मिल रहा है, और दोनों का मल्टीप्लाई तो डेफिनेटली जीरो देगा। तो हमें मालूम ये करना है कि ये मिनिमाज हमें कहाँ कहाँ मिलेंगे, ये मिसिंग पैटर्न्स कहाँ कहाँ मिलेंगे, ठीक। कैसे? तो देखो, थीटा की सेम वैल्यू की बात की है मैंने भी, तो थीटा की किसी भी वैल्यू पर मिनिमा कहाँ मिलता है? ये वाला मिनिमा। इसके लिए फॉर्मूला होता है एम लैम्डा इक्वल टू ई साइन थीटा, यही कंडीशन थी। और अगर इसी पोजीशन पे मैक्सिमा मिले ड्यू टू इंटरफेरेंस, तो मैक्सिमा की कंडीशन होती है एन लैम्डा इक्वल टू ई प्लस टी साइन थीटा फॉर ए गिवन थीटा। तो अब एन और एम, इन दोनों का रिलेशन मालूम करना है। एम इज लेस देन एन, सिंपली दोनों का डिवाइड कर दें तो हमें कंडीशन मिलेगी एन अपॉन एम इक्वल टू ई प्लस टी बाई ई। तो डिपेंड करता है, यहाँ पे m की वैल्यू 1 होगी, यहाँ 2 होगी, तो इस m की 1 वैल्यू के लिए n की व्हाट वैल्यू इज एब्सेंट, n की 2 वैल्यू के लिए व्हाट वैल्यू ऑफ n इज मिसिंग। ये मालूम करने के लिए सिंपली m की वैल्यू पुट करते जाएं और e प्लस टी की वैल्यू रख दें। तो डिपेंड करेगा कि e और d का रेशो क्या है, d e से कितना टाइम्स है, ठीक। देखो, e इक्वल टू डी हो, अगर दोनों की जितनी स्पेसिंग है उतनी ही स्लिट विड्थ हो तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, n विल बी ट्वाइस ऑफ m। तो यहाँ पर अगर m की वैल्यू 1 है तो n1 n2, तो सेकंड वाली जो पैटर्न है वही सेकंड वाली फ्रिंज गायब होगी। और अगर d को हमने डबल रखा तो n हो जाएगा थ्राइस ऑफ m। तो m की 1 वैल्यू यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें थर्ड वाली जो स्लिट वो फ्रिंज मिलती वो गायब होती। तो इसके बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक केवल 2 फ्रिंजेस मिलती, ठीक। तो e इक्वल टू 2d के लिए यहाँ पे 2 मिलती, एक सेंटर वाली हो जाती और 2 यहाँ पे मिलती, तो टोटल 5 फ्रिंजेस मिलती सेंटर पर अगर d इक्वल टू 2e होता। ऐसे अगर d इक्वल टू 3e होता तो n विल बी इक्वल टू 4m। तो यहाँ पे फोर्थ वाली गायब होती, 3 तो यहाँ मिल जाती, 3 यहाँ और 1 एट द सेंटर, तो 3 एंड 1 7 पैटर्न्स मिल जाते सेंटर पे, ठीक। तो यहाँ पे फोर्थ गायब होती और यहाँ पे एट्थ गायब होती, तो फोर्थ एंड एट्थ के बीच में कितनी बची? फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 3 यहाँ मिलती। तो ये क्लियर है? इसे जरा ध्यान से देखो और मुझे पूछो अगर क्लियर नहीं है तो। देखो, ये है पैटर्न, सिंगल स्लिट के लिए ये पैटर्न होता है, ठीक, पूरा बड़ा। ये है प्रिंसिपल मैक्सिमा, दिस इज सेकेंडरी मैक्सिमा, और यहाँ पे मिनिमा। और 2 स्लिट्स के लिए ये एनवलप जो था उसमें हमें 5 पैटर्न्स मिले, 5 फ्रिंजेस मिली। उसके बाद m इक्वल टू 0 यहाँ पर सेंटर के लिए होगा, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 गायब है। तो n इक्वल टू 3 गायब होने का मतलब कौन सा वाला था? ये कंडीशन। तो ये ऐसी स्लिट से लिया है पैटर्न जिसमें e इज d by 2। अब बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर डबल स्लिट में मिनिमा ज्यादा गैप में क्यों है, ज्यादा बड़ा, ज्यादा देर तक है मतलब? हाँ, बड़ा तुम्हें इसलिए मालूम पड़ रहा है, जैसे सपोज इसे हम गायब कर देते तो हमें ये बड़ा ही तो मालूम पड़ता, क्योंकि इसकी जितनी विड्थ है वो पूरा तो ब्लैक है ही, ये वाला भी ब्लैक है पार्ट, ये वाला भी ब्लैक है, इसलिए हमें बड़ा मालूम पड़ रहा है, जबकि वो इतना होना चाहिए था। यहाँ पर मैक्सिमा होता अगर वो मिस नहीं होता तो बड़ा लग रहा है, बड़ा है नहीं है। बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि जितना इसका स्पेस है उसमें कुछ ऐड हो गया है, ये वाला स्पेस और यहाँ वाला स्पेस दोनों ऐड हो गए,
ओके सर, ओके। ठीक है, किसी और सब कुछ क्लियर है? ईश, ईश यस सर। क्लियर? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तो ये था डबल स्लिट का केस, और इसके सारे फॉर्मूलाज आर दीज सिंगल स्लिट के लिए एंड डबल स्लिट के लिए: इंटेंसिटी और गवर्निंग पैरामीटर अल्फा एंड बीटा, देन मैक्सिमाज, देन मिनिमा एंड मिसिंग फ्रिंज। ठीक, इन्हें ध्यान रखना। अगर ये क्लियर है तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो पहले हमने क्या किया था, हमने सिंगल स्लिट ली थी, उसे हमने डबल कर दिया, और डबल से और ज्यादा बढ़ाएं तो क्या होगा, 2 से 3 कर दें, 3 से 4 कर दें, n नंबर ऑफ स्लिट्स कर दें, तो वेयर n इज वेरी लार्ज, तब क्या होगा, हम उसी की बात करते हैं। एंड दैट सिस्टम इज नोन एज ग्रेटिंग और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग सिंपली, जिसमें n नंबर ऑफ स्लिट्स को पास पास रख दिया जाता है। ठीक, बाय चांस मैंने यहाँ पे स्मॉल n रखा है, मुझे कैपिटल N रखना चाहिए था, क्योंकि स्मॉल n का यूज हम पहले कर चुके हैं। स्मॉल n का यूज किया था हमने ऑर्डर ऑफ द फ्रिंजेस के लिए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्लिट्स को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, और कैपिटल N एक बहुत बड़ा नंबर होगा। अगर ऐसा है देन दिस सिस्टम विल बी कॉल्ड एज ग्रेटिंग। ठीक है, इसके बारे में तुमने पहले पढ़ा था थोड़ा सा। अच्छा, इसमें है क्या, ये तो पैटर्न इसमें होगा ऐसा कि हर एक स्लिट डिफ्रैक्ट करेगी, और उसके थ्रू स्क्रीन पर जो इंटेंसिटी मिलेगी वो एक ऐसी लाइट रे के थ्रू होगी जिसका एम्पलीट्यूड होगा अल्फा, वो आर इक्वल टू ए नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा। एम आई राइट? मैं मेमोराइज ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाता हूँ, मैंने सही बोला ना? यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी लाइट की ड्यू टू वन स्लिट, वो एक ऐसी लाइट रे के थ्रू होगी जिसका एम्पलीट्यूड ए नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा होगा, और हर एक स्लिट के थ्रू ऐसी ही लाइट रेज यहाँ पे पहुंच रही होंगी। हमने सबसे पहले ही ऐसा डिस्कस किया था सिंगल स्लिट के केस में। और डबल स्लिट के केस में हमने देखा था कि केवल दो स्लिट्स हैं, तो 2 लाइट रेज सेम एम्पलीट्यूड वाली इन दोनों का इंटरफेरेंस करा दिया था। लेकिन अब क्या होगा, अब तो बहुत ज्यादा बढ़ गए, अब फिर से वेक्टोरियली ऐड कराना पड़ेगा, जैसे हमने सिंगल स्लिट के केस में n नंबर ऑफ टाइम्स ऐड करके बनाया था, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा दोबारा से। एम आई राइट? एम आई राइट? यस सर। यस सर। बड़ा धीमी आवाज आ रही है, कुछ गड़बड़ है? सब ठीक है? यस Yes, sir. ठीक है। हाँ जी सर। हाँ, क्या कोई और हल्की सी आवाज है पीछे से? यस सर के अलावा एक आवाज और आई थी हल्की सी, मैं देख नहीं पाया कौन था। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि एक ग्रेटिंग है, ग्रेटिंग, हाँ ग्रेटिंग ये मैंने मिस किया, ग्रेटिंग आर ऑफ 2 काइंड्स। एक होती है ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, जिसमें लाइट रे आती है और ट्रांसमिट होकर लाइट आगे डिफ्रेक्ट होते हुए जाती है। और अगर हम इस ग्रेटिंग को ऐसा बनाएं कि एक मिरर ले लें और मिरर पे बहुत सारे स्केचेस कर दें सिंपली मिरर पर, जिससे कि लाइट रे जो रिफ्लेक्ट हो तो कुछ पार्ट से रिफ्लेक्ट ना हो, कुछ पार्ट से रिफ्लेक्ट हो, एंड दिस विल आल्सो गिव यू अ डिफ्रैक्शन पैटर्न। और इस तरह की ग्रेटिंग को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। प्लेन सिंपली इसलिए लगाया क्योंकि ये प्लेन है। तो 2 तरह की ग्रेटिंग है, प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग एंड प्लेन रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। जनरली हम ट्रांसमिशन ग्रेटिंग का यूज करते हैं, रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग का यूज नहीं करते। ठीक है, अच्छा एक बात और, एक स्लिट से लेकर दूसरे स्लिट तक की जो भी डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट, एंड दैट विल बी E plus D, वेयर E is the width of slit and D is the spacing between 2 slits। ठीक है, तो ग्रेटिंग एलिमेंट का मीनिंग होगा E plus D। मुझे लगता है ये तुम्हें याद है, पढ़ चुके हो। सो R equal to A naught sin alpha upon alpha is the amplitude from each slit at the screen, ठीक, where alpha is this thing, and we need to find the resultant amplitude due to capital N slits at the screen। ठीक, और उसके लिए तरीका वही पुराना वाला, this must be the resultant, यही था ना। R is the amplitude, initial incident amplitude due to each slit। ठीक, वहां पे कैसे आया था फॉर्मूला, रिवाइंड करो अपने नोट्स में देखो, A sin n डेल्टा बाय 2 डिवाइडेड बाय sin डेल्टा बाय 2 था। वहां पे स्मॉल n था, यहाँ पे कैपिटल N है। स्मॉल n वाज द नंबर ऑफ सेकेंडरी लाइट रेज, यहाँ पे कैपिटल N इज द नंबर ऑफ स्लिट। तो दिस इज द रिजल्टेंट एट द स्क्रीन। ये बताओ ये क्लियर है या नहीं? ये इंपॉर्टेंट है ऐसे ये क्लियर होना,
क्योंकि सी पर डिपेंड कर रहा है सारा आगे वाला। तो चेक करो, मुझे बताओ whether this is correct or not. सर करेक्ट ही लग रहा है। अच्छा, तो चलो मैं एक बार फिर से चेक कराता हूँ तुम्हें वही पुराना वाला एक्सप्रेशन। ये वाली स्लाइड थी सबसे पहले वाली, ये वाली है ना, दिख रही है? तो ये देखो, ये रिजल्टेंट था ड्यू टू स्मॉल n नंबर ऑफ लाइट रेज each of amplitude A and phase difference between two adjacent light rays delta। तो ये था रिजल्टेंट, ऐसा ही था। क्या था? इस तरह का n नंबर ऑफ लाइट रेज थी, सेकेंडरी लाइट रेज, सबका एम्पलीट्यूड सेम था a, और सबके किन्हीं भी दो लाइट रेज के बीच का जो फेज डिफरेंस था डेल्टा था। तब स्क्रीन पर हमें रिजल्टेंट मिला था इतना। तो दिस n is the number of light rays and this delta is the phase difference between two light rays and a is amplitude of each। ठीक, बस उसी का हमने यूज कर लिया है। यहाँ ओके 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 ओके, थैंक यू, मुझे पहले बताते।